डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जबलपुर के सिहोरा जिले में धार्मिक स्थल की रेलिंग टूटने से दो पक्षों में झड़प। स्थिति को नियंत्रित करने को किया हल्का लाठीचार्ज। तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। चुनाव में गलत जानकारी देने पर बिहार में 42 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार। पटना हाईकोर्ट ने स्पीकर समेत 42 विधायकों को भेजा नोटिस। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक मंशा से काम करने का लगाया है आरोप। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य नहीं बना भारत। पहली बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर की शिरकत। नामग्या खंपा ने पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य नहीं बना भारत। पहली बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर की शिरकत। नामग्या खंपा ने पर्यवेक्षण के रूप में प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें, भारत ने गाजा संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास की राजनयिक नामग्या खंपा ने प्रतिनिधित्व किया। गाजा संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई पहल बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने गुरुवार को पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। भारत इस बोर्ड का औपचारिकता सदस्य नहीं है, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास की प्रभारी राजनयिक नामग्या खंपा ने किया। वॉशिंगटन स्थित यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित बैठक में लगभग 50 देशों के अधिकारियों ने भाग लिया। बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का निमंत्रण मिलने के बाद भारत ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की कि वह इसे स्वीकार करेगा या नहीं, और दावोस में इसके शुभारंभ से भी दूर रहा। 12 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत ने पश्चिम एशिया में शांति को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने भी गाजा सहित पूरे क्षेत्र में दीर्घकालिक और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाली ऐसी सभी पहलों का स्वागत किया है। इसलिए शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण के संबंध में हम वर्तमान में इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में ट्रंप ने कहा कि 9 सदस्य देशों ने गाजा के लिए राहत पैकेज हेतु कुल $7 अरब देने पर सहमति जताई है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमेरिका शांति बोर्ड के लिए $10 अरब दे रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो बिहार से है। बिहार में 42 विधायकों को नोटिस। 42 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार। चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर। एनडीए के 32 और आरजेडी के 8 विधायकों को नोटिस। पटना हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। स्पीकर समेत 42 विधायकों के खिलाफ याचिकाएं। आपको बता दें, बिहार विधानसभा में जारी बजट सत्र के बीच पटना हाईकोर्ट में 42 विधायकों के खिलाफ चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गई। ऐसे में अदालत ने भी विधायकों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। आपको बताते हैं, इन याचिकाओं पर अलग अलग तिथियों पर विभिन्न न्यायाधीशों की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की है। ये याचिकाएं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों और अन्य सूचनाओं की सत्यता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कई विजयी उम्मीदवारों ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति के ब्यौरे और अन्य अनिवार्य जानकारियों का सही और पूरा खुलासा नहीं किया। आपको बता दें, उस वक्त याचिकाएं विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 42 विधायकों के खिलाफ दायर की गई है। यह पूरा प्रकरण बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है, और यही खास बात यह है कि संबंधित सीटों पर चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने विजयी उम्मीदवारों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने का भी आरोप लगा है। मामले की आगे की सुनवाई अलग अलग तिथियों पर निर्धारित की गई है। अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब के बाद प्रकरण की विस्तृत सुनवाई होगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मनीष, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। आखिर 42 विधायकों को उनकी सदस्यता पर क्यों तलवार लटकी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, बीते साल 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे, तो उसमें एनडीए को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश की जदयू को बहुमत मिला था। जी। लेकिन इस बहुमत को पाने के खिलाफ आरजेडी और अन्य विधायकों ने काफी आरोप भी लगाए थे। जिन विधायकों की हार हुई थी, उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये गलत तरीके से हुई जीत है। लेकिन ये उस वक्त आमतौर पर ये हारने वाले प्रत्याशी आरोप लगाते हैं, यह समझकर इसको नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन नतीजों के बाद कई हारने वाले उम्मीदवारों ने कथित गड़बड़ियों को लेकर के कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का रुख किया था। जी। अब उसी याचिका पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर वो नोटिस भेजा है कम से कम 42 विधायकों को, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो बीजेपी के विधायकों की है। कुल 25 विधायक ऐसे हैं जिनको नोटिस दिया गया है, और आरजेडी के भी इसमें 8 विधायक हैं जिनको नोटिस मिला है। जनता दल यूनाइटेड के भी 7 विधायक हैं, इनको नोटिस भेजा गया है। जी। कांग्रेस और सीपीआई के भी एक विधायक है। तो यह मामला ऐसा है कि यदि हाईकोर्ट में सुनवाई आगे चले और हाईकोर्ट का कुछ फैसला यदि सरकार के खिलाफ आता है, तो बिहार सरकार को खतरा हो सकता है, जो एनडीए की सरकार है उसको खतरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी देखना यह होगा कि इन विधायकों की ओर से नोटिस का जवाब क्या आता है, और उसी आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट आगे की सुनवाई तय जी। करेगा। जी जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बिहार में 42 विधायकों को नोटिस दे दिया गया है। वहीं चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें एनडीए के 32 और आरजेडी के 8 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी। राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराएंगे बयान। अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश। कांग्रेस का आरोप, फर्जी मुकदमे से घेरने की कोशिश। अमित शाह पर टिप्पणी का है मामला। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे। वे 2018 में दर्ज मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए आए हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से मोहनलालगंज और रायबरेली होते हुए सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। वर्ष 2018 में दर्ज इस मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि राहुल गांधी सुल्तानपुर में न्यायालय में चल रहे मुकदमे की पेशी के लिए जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार राहुल गांधी के खिलाफ झूठे और फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के ओर रवाना हुआ। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 2018 में जो मानहानि का प्रकरण हुआ है, वो पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक का ये मामला था जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर एक मामला दर्ज कराया गया था। ये जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे और भाजपा के नेता विजय मिश्रा। उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध ये मानहानि का एक मुकदमा दायर कराया था, जिसकी सुनवाई चली थी। और इसी मामले में राहुल गांधी साल 2024 में पेश भी हुए थे कोर्ट के सामने, और उसके बाद से लगातार वो सुनवाई की जो तारीख आ रही थी, उस पर लगातार वो गैर हाजिर रहे थे। अब 19 जनवरी को जब राहुल गांधी नहीं आए थे, तो अदालत ने उन्हें फिर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था 20 फरवरी को, और इसी मामले में आज राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश होंगे। जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी है। राहुल गांधी की एमपी एमएलए कोर्ट
में अपने बयान दर्ज कराएंगे। वहीं अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो जबलपुर से है। जबलपुर जिले के सिहोरा की घटना, धार्मिक स्थल की रेलिंग टूटने से दो पक्षों में चले पत्थर, विवाद के बाद दो पक्ष भिड़े, स्थिति को नियंत्रित करने को किया हल्का लाठीचार्ज, तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। आपको बता दें जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में गुरुवार रात करीब 9 बजे आपसी विवाद के बाद दो पक्ष भिड़ गए। एक धार्मिक स्थल के बाहर लगी रेलिंग टूटने से लोग आक्रोशित हो गए। इससे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। इसमें कुछ लोगों के आंशिक घायल होने की सूचना है। सिहोरा तहसील में गुरुवार रात करीब 9 बजे आपसी विवाद के बाद दो पक्ष भिड़ गए। एक धार्मिक स्थल के बाहर लगी रेलिंग टूटने से लोग आक्रोशित हो गए। इससे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। इसमें कुछ लोगों के आंशिक घायल होने की सूचना है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा और अश्रु गैस के गोले भी छोड़े। तनाव को देखते हुए मौके पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय पहुंचे। अतिरिक्त बल तैनात किया गया। पुलिस ने हालात नियंत्रण का दावा करते हुए जांच के बाद मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं घटना सिहोरा के वार्ड क्रमांक 5 की आजाद चौकी है, जहां पर दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने सामने है। रात को करीब 9 बजे मंदिर में आरती हो रही थी। उसी समय कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, तभी दोनों समुदाय के युवकों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में बड़ी संख्या में बल तैनात किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय मौके पर पहुंचे। आपको बता दें जबलपुर जिले के सिहोरा की ये घटना है। वहीं धार्मिक स्थल की रेलिंग टूटने से दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई है। जहां ममता की एसआईआर के खिलाफ याचिका, ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग पर राजनीतिक मंशा से काम करने का आरोप। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक मंशा से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, उससे वंचित तबके से जुड़े लाखों मतदाताओं का अधिकार छीन जाएगा। उन्होंने मांग की है कि 2002 की वोटर लिस्ट में किसी वोटर का नाम ना काटा जाए। पश्चिम एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन की याचिका पर भी कल सुनवाई होगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, आज ममता की दायर की गई एसआईआर के खिलाफ सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर क्या जानकारी और अगली जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें और आज क्या अहम कड़ियां और जुड़ी हुई हैं? दरअसल ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं डोला सेन और कल्याण रंजन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे और जो वेस्ट बंगाल के डीजीपी हैं इनको भी नोटिस जारी किया था। ये नोटिस इस वजह से जारी किया था कि कुछ जो फॉर्म 7 जलाए जाने की घटनाएं हुई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, जिसका जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर पर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था और ये कहा था कि ये बताएं कि आखिर किस वजह से जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, अगर की गई है तो क्या कार्रवाई की गई। इसके अलावा कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि जो ईआरओज और एईआरओज हैं इनके अपॉइंटमेंट में जो अपॉइंटमेंट किए जाने थे, उन अपॉइंटमेंट्स में कुछ नए लोगों को अपॉइंट किया गया था, तो उनको जब अपॉइंट किया गया है तो उनको कुछ प्रशिक्षण की जरूरत होगी। ऐसे में 1 या 2 दिन के उनके संक्षिप्त मतलब एक क्रिस्प
उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, जिससे इस प्रक्रिया को आगे तेजी से बढ़ाया जा सके। साथ ही कोर्ट ने एसआईआर के लिए वो जो 1 हफ्ते की समय सीमा थी वो भी बढ़ा दी थी और ये कहा था कि चूंकि जो अधिकारियों की जो समस्या थी उसकी वजह से जो ये एसआईआर है उसमें थोड़ा डिले हो रहा था और जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें अधिकारियों की जो ईआरओज हैं ये अपॉइंट किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ स्पेशल माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट कर दिए, जिसको लेकर तकरार हो रही थी, जिसको कोर्ट ने साफ कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि जो अधिकारियों की सूची इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगी जा रही है, वो चुनाव आयोग इलेक्शन के कमीशन की तरफ से मांगी जा रही है, उसको पश्चिम बंगाल सरकार मुहैया कराएगा और उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देगा, जिससे उनको अपॉइंट किया जा सके और ईआरओ ही मेन अथॉरिटी होगा जो ये तय करेगा कि किनके नाम को, और जो पेपर के सिलेक्शन है उसमें अंतिम निर्णय ईआरओ का ही होगा। तो बहुत स्पष्ट है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी थी कि एसआईआर को लेकर रोक के मामले पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली, यानी कि एसआईआर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसमें जो बाधाएं आएंगी उसको हम जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। उसी के तहत कोर्ट ने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो या फिर फॉर्म 7 जलाए जाने की घटना हो, उस पर डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगने की बात हो, या फिर ईआरओज और एईआरओज का जो डिस्प्यूट हो उसको सॉर्ट आउट करना था, वो करने के बाद कोर्ट ने ये कहा आज इस मामले पर सुनवाई करेगी, जिसमें जो डीजीपी का हलफनामा होगा, जिसमें ये बताएंगे कि फॉर्म 7 जलाए जाने के मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है, ये जानकारी देंगे। इसके अलावा 1 हफ्ता जो बढ़ाया गया था एसआईआर के लिए, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला इश्यू था उसको 1 हफ्ते बढ़ा दिया था, जो उसको लेके जो प्रगति हुई होगी उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे के लिए क्या कोई दिशा निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है या नहीं, उस पर विचार करेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई में ही कोर्ट बहुत स्पष्ट कर चुका है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके से रोक नहीं होगी और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि जो पश्चिम बंगाल सरकार, उसकी तरफ से बार बार कहा गया था कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है खासतौर से नामों को लेके और कुछ छोटे ऐसे क्लरिकल मिस्टेक है जिसके आधार पर नामों को काटा जा रहा है, उसको वो नहीं होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और इसी वजह से कहा था कि स्थानीय, क्योंकि हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें अपने कि जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने भी इस बारे में सवाल उठाए थे। जस्टिस जय मौला बागची ने भी उठाया कि जो हिंदी भाषी लोग होते हैं उनके बोल का तरीका और जो शब्द लिखे जाते हैं, जो नाम होते हैं, उनमें डिस्क्रिपेंसी के सवाल हो सकते हैं, क्योंकि बंगाल में जो बोलने का तरीका और शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में या इंडिया के और पार्ट में, तो ये डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से किसी का नाम न कटे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट में क्या इस मामले में कोई दिशा निर्देश देता है, इसके बारे में हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, पश्चिम एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों डोला और सेन और डेरेक ओब्रायन की याचिका पर भी कल सुनवाई होगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में बम की धमकी के बाद अलर्ट, हाई कोर्ट और सभी कोर्ट का सुरक्षा का होगा ऑडिट, न्यायाधीशों की सुरक्षा का भी होगा ऑडिट, कोर्ट परिसरों में सघन चेकिंग। आपको बता दें, उत्तराखंड हाई कोर्ट समेत प्रदेश के सभी न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा का ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में जो कमियां पाई जाएंगी उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा। यह आदेश बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया। इनके अलावा फौरी तौर पर सुरक्षा बढ़ाने और न्यायालय परिसरों में प्रवेश के वक्त चेकिंग और पहचान पत्र दिखाने की व्यवस्था को भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बीते 3 दिनों में प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए परिसरों में सघन चेकिंग की, लेकिन गनीमत रही कि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। बीते 3 दिनों में प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए परिसरों में सघन चेकिंग की, लेकिन गनीमत रही कि कहीं भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। वहीं धमकी के बाद बुधवार को पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल बैठक बुलाकर न्यायालयों की सुरक्षा पुख्ता कराने और जिलों में क्यूआरटी गठित करने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा मई दिशा निर्देश भी सुरक्षा के संबंध में दिए गए हैं। लगातार इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही त्वरित एक्शन लेने और संबंधित स्थानों पर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी न्यायालयों में आतंकवादी निरोधक दस्तों की
तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही परिसरों में क्यूआरटी को भी तैनात किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सभी न्यायालयों में कार्यवाही शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग की जाएगी। सब कुछ समान होने के बाद ही न्यायालयों में कामकाज शुरू कराया जाएगा। उत्तराखंड को एक थ्रेट मेल आई है और पिछले कुछ दिनों से ये थ्रेट मेल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स में आ रही हैं, अलग अलग जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार हो या यहाँ पर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा रहे हो। इन सभी मेल्स पर हम लोग जो विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी एसटीएफ की टीम्स आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए निरंतर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित किए हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में आज एंटी साबोटाज चेक करवाए गए हैं बीडीडीएस एवं डॉग स्क्वाड्स के माध्यम से। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जोड़ गए हैं। योगेश, लगातार जिस तरीके से बम की धमकी मिले जा रही है हाईकोर्ट और कोर्ट में, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल तो कोई भी व्यक्ति इस पर नहीं पकड़ाया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश के अलग अलग जो न्यायालय हैं, न्यायालयों को उड़ाने की धमकी लगातार मेल के माध्यम से मिल रही है। रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें। जी, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।